नमस्ते, हम तिवाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर से बोल रहे हैं और आपको सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लास दी जा रही है। आज मैं जितेंद्र आपको 10th क्लास का एसएस में चैप्टर 6 केंद्र सरकार के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम सरकार के बारे में बात करेंगे कि सरकार है क्या, सरकार का अर्थ क्या है, सरकार की परिभाषा क्या है। तो हम सरकार के बारे में कुछ तथ्य हैं कि सरकार एक भावात्मक अवधारणा है। सरकार क्या है? एक भावात्मक अवधारणा है। सरकार अमूर्त और अदृश्य है। सरकार को कोई देख नहीं सकता, सरकार अमूर्त है। दूसरा कि इसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिए, सरकार को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था है, उसी को क्या कहा गया है? सरकार। गार्नर एक व्यक्ति हुए और गार्नर ने सरकार की परिभाषा दी है कि भाई सरकार किसको कहें, सरकार है क्या। तो गार्नर कहते हैं कि सरकार एक अभिकरण और मशीन है। सरकार क्या है? एक अभिकरण और मशीन है जिसके द्वारा जो राज्य है उस राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती हैं। सरकार है जो एक अभिकरण है और एक क्या है? मशीन है। इस अभिकरण और मशीन के द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती हैं। सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है। सरकार के द्वारा जो भी सामान्य मामले होते हैं राज्य के, उन सभी मामलों को क्या किया जाता है? नियमित किया जाता है और सामान्य हितों को क्या किया जाता है? उन्नत। ये 4 पॉइंट हैं जो गार्नर ने बताए हैं सरकार की परिभाषा में। सबसे पहले सरकार एक अभिकरण है और दूसरा सरकार एक मशीन है। गार्नर कहते हैं कि सरकार एक अभिकरण और मशीन है जो राज्य की जो नीति नियम कानून बनाए जाते हैं उनको क्या करती है? निर्धारित करती है। सरकार सामान्य नियमों को, सामान्य मामलों को नियमित करती है और सामान्य हितों को उन्नत करती है। इसी को गार्नर ने क्या बोला है? सरकार। क्या कहा है? सरकार। अब हम सरकार के अंगों की बात करें कि भाई सरकार के अंग कितने हैं, कौन कौन से अंग हैं। तो सरकार के जो अंग हैं वो है 3। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग। ये 3 अंग कौन कौन से हैं? तो पहला है व्यवस्थापिका। सरकार का पहला अंग कौन सा है? व्यवस्थापिका। दूसरा अंग कौन सा है? कार्यपालिका। और तीसरा अंग कौन सा है? न्यायपालिका। अब हम इन तीनों अंगों को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले व्यवस्थापिका कि भाई व्यवस्थापिका है क्या, किसको हम व्यवस्थापिका कहें, क्या व्यवस्थापिका है। तो व्यवस्थापिका सरकार के 3 अंगों में से प्रथम अंग है। कौन सा अंग है? प्रथम अंग है। ये जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, उसमें व्यवस्थापिका का गठन 2 स्तरों पर किया जाता है। जो व्यवस्थापिका है उसका गठन कितने स्तरों पर किया जाता है? 2 स्तरों पर। वो कैसे? कि पहला तो है संघीय व्यवस्थापिका। पहला गठन कौन सा किया है? संघीय व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका का अर्थ है कि केंद्र में, ये संघीय व्यवस्थापिका कहाँ होती है? केंद्र में। और दूसरा है राज्य व्यवस्थापिका। राज्य के अंतर्गत भी व्यवस्थापिका होती है। तो इसका गठन कितने स्तरों पर किया जाता है? 2 स्तरों पर। एक संघीय व्यवस्थापिका और दूसरा राज्य व्यवस्थापिका। अगर हम संघीय व्यवस्थापिका की बात करें तो संघीय व्यवस्थापिका है, इसी को हम नाम देते हैं संसद। अर्थात संघ जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है, संघ का अर्थ क्या है? केंद्र। जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है इसी को क्या कहेंगे हम? संसद। क्या नाम देंगे?
संसद। अगर हम संसद की बात करें तो संसद प्रत्येक संघ में यानी भारतीय जो संघ है उसमें एक संसद होगी। ऐसा कहां वर्णित है, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो वह अनुच्छेद है 79। कौन सा अनुच्छेद है? 79 अनुच्छेद में यह लिखा हुआ है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी। क्या होगी? भारतीय संघ की एक संसद होगी। और इस संसद का निर्माण कैसे होगा, इसके बारे में बात करें कि इस संसद का निर्माण कैसे होगा। तो संसद का निर्माण में हम एक तो राष्ट्रपति और दोनों सदन, राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर हम किसका निर्माण करते हैं? संसद का। किसका? संसद का। अब दो सदन कौन कौन से हैं वो जो संसद का निर्माण करते हैं? पहला तो है लोकसभा। पहला सदन कौन सा है? लोकसभा। और दूसरा सदन है राज्यसभा। दूसरा सदन कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों को मिलाकर, और तीसरा राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है? संसद। ठीक है। अब हम दोनों सदनों को अलग अलग पढ़ेंगे। लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे कि लोकसभा है क्या। सबसे पहले लोकसभा प्रथम सदन है, यानी दोनों सदनों में के संसद के जो दो सदन है उनमें से पहला सदन कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा क्या हो गया? प्रथम सदन। लोकसभा दूसरा क्या है? निम्न सदन। लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। तीसरा क्या है? लोकसभा लोकप्रिय सदन है। लोकसभा क्या है? लोकप्रिय सदन है। इसको लोकप्रिय क्यों कहते हैं? ये लोकप्रिय सदन क्यों है? क्योंकि जो लोकसभा के जो सदस्य हैं, इन सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी इन सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन। इसके सदस्य संख्या की बात करें, लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है? तो मूल जो संविधान था, जब संविधान बना उस समय लोकसभा में सदस्यों की संख्या थी 500। कितनी थी? 500। पर एक अधिनियम के अंतर्गत, वो अधिनियम कौन सा है? गोवा दमनदीप पुनर्गठन अधिनियम 1987। गोवा दमनदीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो गई? 552। कितनी सदस्य संख्या हो गई? 552। अब इस लोकसभा में जो ये 552 सदस्य हैं, ये सदस्य इस लोकसभा में कैसे कैसे आते हैं, इसके बारे में देखें। इसमें 552 में 530 सदस्य तो राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से, 530 सदस्य कहां से आएंगे? राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से। और 20 सदस्य हैं, 20 सदस्य वो कहां से आएंगे? संघीय राज्य क्षेत्रों से। 20 सदस्य कहां से आएंगे? संघीय राज्य क्षेत्रों से। तो 520 और 530 और 20 कितने हो गए? 550 सदस्य। बचे हमारे पास कितने? 2 सदस्य। 2 सदस्य इसमें लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। 2 सदस्य लोकसभा में क्या किए जाते हैं? मनोनीत। इनको कौन मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये जो सदस्य मनोनीत होंगे ये कौन होंगे? ये एंग्लो इंडियन होंगे। कौन होंगे? एंग्लो इंडियन। अब इसके निर्वाचन की बात करें कि भाई इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, चुनाव कैसे होगा, ये सदस्य आएंगे तो कैसे निर्वाचित होके आएंगे? तो इसमें से जो चुनाव होगा इसमें वो प्रत्यक्ष रूप से होगा। किससे होगा? प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा। प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा इसके सदस्यों का चुनाव प्रक्रिया कराई जाएगी।
अब वयस्क मताधिकार, वयस्क व्यक्ति किसको कहेंगे कि वयस्क कौन है जो इसके सदस्यों को चुनकर भेजेगा, जो वोट डालेगा। वयस्क जो व्यक्ति 18 वर्ष अपनी आयु पूर्ण कर चुका हो, जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया हो, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, वयस्क, वयस्क कहा जाएगा। अब इसके सदस्य हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं, उनके लिए भाई इसमें चुनने के लिए, इसमें आने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यताओं की जगह वो अर्हताएं दे सकता है कि भाई इसकी क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए इसके लोकसभा के सदस्यों के लिए। तो योग्यता और अर्हता की बात करें तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। अगर नागरिकता के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो नागरिकता हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर और 11 तक नागरिकता के बारे में प्रदान की गई है। 5 से लेकर 11 अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए जो लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए जा रहा है। दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए या 25 वर्ष से अधिक। 25 वर्ष तो कम से कम होनी चाहिए, उससे अधिक कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तीसरा, राज्य सरकार और भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभकारी पद पर वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो रहा है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनके द्वारा उस व्यक्ति को पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। अगर हम लोकसभा के कार्यकाल के बारे में बात करें कि भाई इसका कार्यकाल कितना होगा, लोकसभा भंग होती है या नहीं होती है, तो लोकसभा का कार्यकाल माना गया है 5 वर्ष कि भाई लोकसभा 5 वर्ष होगा इसका कार्यकाल। इसके सदस्यों का जो चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, वो 5 वर्ष के लिए होगा। इसके सदस्य कितने वर्ष तक कार्य करेंगे, 5 वर्ष तक। भाई लोकसभा को 5 वर्ष से पूर्व भी भंग किया जा सकता है क्या? हाँ, लोकसभा को 5 वर्ष से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जो प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह या परामर्श से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की परामर्श से या सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ऐसा अब तक कितनी बार हुआ है कि भाई हमारी संसद हमारी लोकसभा जो भंग हुई है वह ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। कितनी बार? 9 बार। इससे अगला वीडियो हम नेक्स्ट दे देंगे। नमस्ते।